नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 7 मई 2023। आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल दोस्तों आज छपा नहीं है, तो एडिटोरियल हम नहीं डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक जितनी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से और जो डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले। पहले मैं एक छोटा सा ब्यौरा दे देता हूँ कि आज कौन कौन सी न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई, एक तो चार्ल्स III का कोरोनेशन हुआ है इंग्लैंड के अंदर। तो कोरोनेशन के रिस्पेक्ट की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैसे ऋषि सुनाक साहब प्राइम मिनिस्टर ने बाइबल पढ़ी, ओवरऑल कौन सा मुकुट इन लोगों ने पहन रखा था, इस समय पे ब्रिटेन के लोग इस पर्टिकुलर कोरोनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको डिस्कस करूंगा। एक और बात दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप मेरे टेलीग्राम में सर्च मार सकते हैं हर्षित द्विवेदी वीडियोस, आपको पर्टिकुलर चैनल मिल जाएगा। सबसे आसान है कि इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, जस्ट उस पर क्लिक करिए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग मेरी ऐप डाउनलोड करके रख रखे हैं वो ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी जाके सीधे सीधे ओवरऑल ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चार्ल्स III का जो कोरोनेशन सेरेमनी है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसको देखेंगे यहाँ पे। फिर कल की डेट में पाकिस्तान में ये जो खालिस्तानी कमांडो फोर्सेस का लीडर था परमजीत सिंह पांजवार, इसको यहाँ पे मार दिया गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे एक दो फैक्ट्स डिस्कस कर लूंगा। वैसे वो सारे फैक्ट्स मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, तो लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में जाइए, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि कैसे ये खालिस्तानी एक्टिविटीज पास्ट में इंडिया को अफेक्ट करती थी। फिर भाई केरला से एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ देखिए काफ़ी प्रोग्रेसिव है दोस्तों। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे जो केरला के स्कूल हैं, जो केरला के सरकारी स्कूल हैं, जैसे जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है तिरूर का, वहां पे ओवरऑल वेदर रडार्स को स्टेशन करके रखा गया है। और ये पर्टिकुलर स्कूल में जो साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो उस वेदर रडार स्टेशन के अंदर काम करके रियल टाइम में कहां पे बारिश हो सकती है, कितनी हो सकती है, इसके बारे में फोरकास्ट देते हैं। और इस प्रकार के इनिशिएटिव केरला के 250 स्कूलों में शुरू किए जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है ये। ओवरऑल अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वेदर रडार स्टेशन को चलाने लग गए तो कल की डेट में हमें बहुत ज्यादा अलग से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल के तौर पर रियल टाइम में ग्राउंड लेवल पे वेदर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे किसानों के लिए और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर भाई, जो रेन पैटर्न इस साल निकल के आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जो कॉटन फार्मिंग है इंडिया के अंदर वो नॉर्दर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो सकती है। कितना यूपी, कितना हरियाणा में शिफ्ट हो सकती है, इसके बारे में कुछ फिगर्स है, इसको यहां पे देखेंगे। ओके भाई, फिर अगर आप देखो तो एक आर्टिकल है 10 इंडियन लैंग्वेजेस टू गेट टेक्निकल टर्म डिक्शनरीज। हमारे 8 शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उसमें से 10 भाषाओं में टेक्निकल टर्म्स की शब्दावली को डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन से स्ट्रीम्स में डेवलप किया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। रशिया के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है, तो अब यूक्रेन वॉर को रशियन लोगों के पास लेके जा रहा है, इसको देखेंगे। एक रेस्पिरेटरी सिनेक्टियल वायरस जो डिजीज कॉस्ट करता है उसके लिए एक नई वैक्सीन बनाई गई, इसका नाम है एरेक्सवी। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। और हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मोटर किस हिसाब से काम करती है, इसको लेके एक आर्टिकल है। तो देखा जाए तो आज संडे है, बट उसके बावजूद भी ठीक ठाक अमाउंट में आर्टिकल हमें आज नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल, चार्ल्स III क्राउन इन रीगल सेरेमनी, इसके बारे में यहां पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड के अंदर कोरोनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब यहां पे कोरोनेशन हुआ, आज कोरोनेशन भी बड़े जबरदस्त तरीके से हुआ, चूंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब, उन्होंने यहां पे बाइबल को रीड किया, और ये एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है। जो गॉस्पेल क्वायर था और जो फीमेल बिशप्स थी वो ब्लैक थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो स्कॉटलैंड का आप कह लो प्राइम पाकिस्तानी बेस्ड ओरिजिन लीडर है, वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में खड़ा था, और दुनिया भर के लीडर्स इस पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे। देखिए, मोनार्की का कोरोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंग्लैंड के अंदर, और ये हमेशा से लेके आज तक मनाया जा रहा है। अब इसमें कुछ डिसेंशंस भी हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वीन है, क्वीन मतलब कैमिला, इन्होंने जो ये मुकुट पहन रखा है, इस मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कोहिनूर हीरा तो इंडिया का है, कोरोनेशन में इस प्रकार की दूसरे देश की चीजें यूज करने से ओवरऑल लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये जो पूरा का पूरा फंक्शन हुआ है, इस फंक्शन की शुरुआत कहां पे हुई? वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई, ठीक है ना। और वेस्टमिनिस्टर एबी में 2 घंटे की सेरेमनी के बाद ओवरऑल बग्गी में बैठ के ये लोग बकिंगम पैलेस गए।
आप अगर देखना चाहते हो दोस्तों उन जगहों को जहां पे ये कोरोनेशन होता है तो आप इंग्लैंड में जा सकते हो। जी हाँ, जब इंग्लैंड में आप पहुंचोगे, वेस्टमिनिस्टर स्टेशन पे जब आप उतरोगे तो उसके सामने वेस्टमिनिस्टर है, आपका पार्लियामेंट है इंग्लैंड की, तो आप इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। प्रॉपर टिकट वगैरह लगती है, टिकट खरीद के। तो जहां पे कोरोनेशन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आप सब जाके देख सकते हैं। बहुत छोटा है, जो कि बहुत पुराना है। आज की डेट में इंडियन पार्लियामेंट का अगर आपने चक्कर काटा होगा तो वो आपको बहुत छोटा लगेगा, बट हाँ उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू तो है ही। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हैं, ये 74 साल पर गद्दी पर बैठे हैं। बट देखिए, इस गद्दी का आज की डेट में ज्यादा कोई मतलब मायने रहा नहीं। इनसे पहले जो इनकी मां थी क्वीन एलिजाबेथ II, ये क्वीन बनी थी 1953 में। तो 1953 वो टाइम था जब दुनिया भर की कंट्रीज ब्रिटेन से आजाद होनी। जब 1953 से लेकर अब तक 70 साल बीत चुके हैं। 1953 में इंग्लैंड की इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत ज्यादा थी, आज की डेट में इंग्लैंड की इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं रही है। इस कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए हमारे इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब और उनकी वाइफ सुदेश धनखड़ गई हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रॉन भी वहां पे प्रेजेंट थी। यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी वहां पे प्रेजेंट थी। तो बहुत सारे लोग इस कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे। फिर यहाँ पे जो हाई फैमिली की पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में बात की गई कि जो किंग के छोटे बेटे हैं प्रिंस हैरी, जिनकी फैमिली से बन नहीं रही है, वो भी यहाँ पे आए। देखिए क्या है ना, क्राउन करके एक सीरीज आती है, उस क्राउन सीरीज में आप देखोगे कि ये जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, इन रॉयल फैमिलीज के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कभी कभी लोग रिस्ट्रिक्शंस में रहना नहीं चाहते हैं। और इंग्लैंड जैसी डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी, वहां पर वैसे भी इतनी फ्रीडम। अभी आपने कुछ दिन पहला देखा, न्यूज सुनी होगी कि यूएई के जो यूएई की जो लीडर हैं, ठीक है ना, जो वहां के आप कह लो सबसे टॉप मोस्ट लीडर है, उनकी जो बेटी है, ठीक है ना, वो बेटी को यूएई की जो रॉयल फैमिली के सिस्टम से उतने समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो भाग के निकल गई थी, इंडिया आ गई थी। और इंडिया में गोवा के कोस्ट से उनको किडनैप करके या पकड़ के वापस यूएई को हैंड ओवर किया गया। तो जो रॉयल फैमिलीज में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, दूर से देखने में लगता है कि यार इनके पास तो सारे ऐशो आराम है, सारी परेशानियां इनकी सॉल्व है, बट एक्चुअली में उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उनकी जो फ्रीडम है वो हर्ट हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखोगे रॉयल फैमिलीज में, वो अक्सर कर रॉयल फैमिली के हिसाब से चल नहीं पाते हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो भाई जो सेरेमनी हुई है वो बहुत हिस्टोरिकल थी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय पे यूके के, वो एक साउथ एशियन मैन है, हिंदू है, उन्होंने बाइबल से पढ़ा, तो एक हिंदू आदमी बाइबल से पढ़ रहा है। फिर जो स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर है हमजा यूसुफ, साउथ एशियन और मुस्लिम ब्रिटेन है, एक किल्ट पहना था इन्होंने इवेंट में। फिर एक ब्लैक गॉस्पेल चेयर और फीमेल बिशप्स थी यहाँ पे। वेल्श शॉल से सॉन्ग से यहाँ पे सेरेमनी को ओपन किया गया। मतलब बिल्कुल ही इक्विटेबल और बिल्कुल ही इंक्लूसिव था ये इवेंट। तो एक मुस्लिम भी प्रेसिडेंट है, एक हिंदू भी प्रेसिडेंट है, एक ब्लैक पर्सन भी पसंद है, बिशप्स मेल ना हो के फीमेल है, मतलब सारी डाइवर्सिटी को मिला के आगे चलने वाली बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कोरोनेशन है ये इंग्लैंड के अंदर ओवरऑल एक इवेंट है। इस इवेंट को पहले इंग्लैंड में बहुत सेलिब्रेट किया जाता था, अभी भी सेलिब्रेट किया गया। बड़ी तादाद में लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर पे लोग इकट्ठा हुए और ओवरऑल उन्होंने कहीं ना कहीं मोनार्की को फेवरेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में इंग्लैंड के अंदर एक बड़ी क्लास है जो कि मोनार्की को फेवर नहीं करती। अगर अडल्ट ब्रिटेन की आप बात करो तो ओवरऑल जब इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन का सर्वे हुआ तो लगभग 26% ब्रिटेन ने यहां पे ये बोला कि हम एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट चाहते हैं, हम मोनार्कियल स्टेट नहीं चाहते। इंग्लैंड भले एक डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि इंग्लैंड के अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होने वाला इंसान ही किंग बनेगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट बनेगा वो इलेक्टेड होगा। तो इंग्लैंड में भी 26% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमें इलेक्टेड लीडर चाहिए, ठीक है, ओके। लेकिन 60% ये भी बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमें मोनार्की से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉल इन लंदन में, ट्रफलगर स्क्वायर में ओवरऑल किंग को चीयर करने के लिए बड़े तादाद में यहां पे लोग इकट्ठा हुए। तो ये थी पूरी न्यूज। अब इसमें इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि खालिस्तानी टेररिस्ट परमजीत सिंह पांजवार, जो कि 63 साल का था, उसको यहाँ पे लाहौर में 2 लोगों ने गोली मार दी। गोली किस लिए मारी है ये अभी के लिए पता नहीं। खालिस्तान कमांडो फोर्सेस का ये मेंबर था। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2020 के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया भारत सरकार के द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि परमजीत सिंह पांजवार के पास ISI की प्रोटेक्शन थी और ये प्रूवन है कि परमजीत सिंह पांजवार आर्म्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई करता था इंडिया के अंदर। ड्रग स्मगलिंग में इसका हाथ था। VIP को टारगेट करने के लिए ये टेररिस्ट को इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा था। रेडियो पाकिस्तान के माध्यम से माइनॉरिटीज को बरगलाने भड़काने के लिए सेडिशियस और सेपरेटिस्ट प्रोग्राम चलाता था। तो ओवरऑल ही वॉज अ वेरी एंटी सोशल एलिमेंट। यहाँ पे अभी के लिए तो क्लियर नहीं है कि इसको किसने मारा है, बट हाँ, ही हैज बीन एलिमिनेटेड बाई सम पर्सन्स। आगे बात की जाए, प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट लीव्स विलेजेस फ्यूमिंग इन कोंकण बेल्ट। ये पर्टिकुलर न्यूज भाई देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में इस न्यूज का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे बात हो रही है किसकी,
मल्टी बिलियन डॉलर रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की। अब जब कहीं पर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे माइनिंग होगी, ठीक है ना। उस माइनिंग के बाद जो कच्चा तेल आएगा, उस कच्चा तेल की प्रोसेसिंग होगी। तो ये पर्टिकुलरली एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। यहां पे पॉल्यूशन होगा, यहां पे लोकल इकोलॉजी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अगर आप देखो तो भाई 6 गांव के लोग, बारसू, सोलगांव, देवाचे, गोथाने, शिवने, गोवल और दोपेश्वर, ये यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एनवायरमेंट को लेके, डेवलपमेंट को लेके। देखिए इन विलेजेस में बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी बिलियन डॉलर रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ओवरऑल जहां जो टॉर्च बीरर है यहाँ पे वो है काशीनाथ गोरले साहब। उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, नो डाउट आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो हमारा ये इलाका है वो अपने आप में बाहर के लोगों को नौकरी प्रोवाइड करता है। बाहर के बहुत स्टेट से, इवन नेपाल से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। तो बेसिकली कोंकण रीजन बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, बहुत सारी फ्लोरा और फौना स्पेशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। एग्रीकल्चर में कैश्यू और पैडी प्लांटेशंस बड़े स्केल पे हैं। फिशिंग लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है। ये नया RRCPL सब कुछ तबाह करके रख सकता है, सब कुछ बर्बाद करके रख सकता है, पॉल्यूशन करके रख सकता है। और देखिए इस पर्टिकुलर प्लांट के चलते ना पॉलिटिक्स भी बहुत शुरू हो गई है। पहले उद्धव ठाकरे साहब ने इस पर्टिकुलर प्लांट को सपोर्ट किया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे साहब इसको अपोज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब ने बोला है कि सरकार में उस समय के कुछ एलिमेंट्स ने मेरा दिमाग भड़काया था और मुझे गलत तरीके से गाइड किया था, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को। तो ओवरऑल इस RRPCL प्रोजेक्ट को लेकर पॉलिटिक्स भी काफी शुरू हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। तो शिवसेना में ये जो एकनाथ शिंदे साहब का जो फैक्शन है वो इसको पर्टिकुलरली अपोज कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमने एक और न्यूज़ यहाँ पे देखी। आगे चलते जाते हैं। इस पर्टिकुलर पेज पे हमको कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिख नहीं रही, ये ट्रस्ट से रिलेटेड न्यूज़ है। फिर बहुत सारी यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। जैसे एक न्यूज़ यहाँ पे ये है कि तमिलनाडु में मेघामलाई में जो टूरिस्ट है उनको बैन कर दिया गया, जो कि वहाँ पे एक टस्कर, एक हाथी घूम रहा था। तो वो हाथी कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए बाहर से टूरिस्ट अभी के लिए नहीं भेजे गए हैं। फिर कैटल लिंक स्कैम को भी लेके एक न्यूज़ है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आप देखोगे कि जो शिवसेना के लीडर है उद्धव ठाकरे साहब, ये ओवरऑल सोलगांव विलेज में गए थे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई कोंकण इलाके में हार्मफुल प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो प्रोजेक्ट को गुजरात में शिफ्ट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहाँ पे पावर में था मैंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल जरूर दिया था, लेकिन मुझे गलत तरीके से यहाँ पे एडवाइस किया गया था, लेकिन अब मैं इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन नोटिस टू KPCC, ओके, फॉलोइंग बीजेपी प्लांट ऑन कंप्लेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। या हुआ क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन को लेके यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट को एक नोटिस इशू किया है। असल में हुआ यह है कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रिसेंटली ही न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छपाया और उस एडवर्टीजमेंट में कुछ रेट कार्ड करके चीज़ें लिखी थी कि मतलब अगर आपको कोई सरकारी काम करवाना हो अभी की प्रेजेंट सरकार के अंदर तो इतना पैसा इस चीज के लिए लगेगा। तो बेसिकली रेट कार्ड का एलिगेशन किया है कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कि हर प्रकार के अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में, कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो ओवरऑल कमीशन लिया जाता है बीजेपी की मिनिस्टर्स के द्वारा। तो ये चीज जब छपवा दी कांग्रेस ने अखबार में तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स है उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन की कि भाई ये आप कैसे कर रहे हैं। तो ये कंप्लेन कहां पे हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो क्यों हुई भाई, देखो आज डेट है 7 मई, 10 मई को होने वाले हैं इलेक्शन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पे लगा हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इलेक्शंस का शेड्यूल डिसाइड होता है, अनाउंस होता है, उसके बाद लग जाता है और जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहता है। तो इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, ये बीजेपी की कंप्लेनेंट्स लेके पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने यहां पे KPCC को नोटिस दिया है कि भैया तुम एक बात बताओ, ये जो तुमने रेट कार्ड की बात की है, इस रेट कार्ड के रीजंस और कोई एम्पेरिकल एविडेंस है तुम्हारे पास? अगर आप कोई चीज पर्टिकुलरली पेपर में छाप रहे हो तो ओवरऑल वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, वो झूठ नहीं होना चाहिए। तो आप झूठी चीज छाप के लोगों को बरगला नहीं सकते। तो ओवरऑल ये रेट कार्ड ग्राउंड लेवल पे सच में एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरीके से चीजें मांगी जा रही हैं, इसका आपके पास क्या एम्पेरिकल एविडेंस है, वो एविडेंस आप लेके आइए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ठीक है, और अगर आप एविडेंस नहीं लेके आ पाए तो आपके खिलाफ एक्शन यहां पे इनिशिएट किया जाएगा इलेक्शन के समय पे लोगों को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए, अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अंडर द लीगल प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड।
तो ये ओवरऑल यहाँ पे एक न्यूज़ है। पॉलिटिकल गवर्नेंस, करप्शन, इन सब को लेके इलेक्शन रैलियों में उल्टा सीधी बातें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश पार्टी कमेटी ने अखबार में ही छपवा दिया। तो जो कि अखबार में छपवा दिया है तो एक रिटन कंप्लेंट हुई है इलेक्शन कमीशन के पास। लेट्स सी इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या करता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेदर स्टेशन को लेके केरला के अंदर 250 स्कूल वेदर स्टेशन टू बी ऑन स्ट्रीम इन केरला इन द न्यू एकेडमिक ईयर। भाई ये क्या न्यूज़ है, इसको समझिए। और मेरे हिसाब से ये न्यूज़ आज की सबसे बेस्ट न्यूज़ है। देखिए, अगर आप बात करो तो 2018 में तगड़े फ्लड्स आए थे केरला के अंदर, काफी जान माल का नुकसान हुआ। और चूंकि अगर आप देखो तो केरला में बड़े स्केल पे वेस्टर्न घाट्स भी हैं, तो जब बहुत ज्यादा पानी केरला में बरस जाता है ना, तो ओवरऑल फ्लडिंग वगैरह आ जाती है केरला के अंदर, बहुत आम बात है। और कई बात ये लाइफ और डेथ का मैटर भी बन जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरूर के, उन्होंने कुछ डाटा रिलीज किया पिछले हफ्ते कि हाँ भाई आगे आने वाले दिनों में डेली बेसिस पे कितनी रेनफॉल यहाँ पे होगी। तो बेसिकली जो वेदर रडार स्टेशंस लगे हुए हैं उनको डाटा को प्रोड्यूस करके, उनको एनालाइज करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही यहाँ पे डेली के बेसिस पे रेन का डाटा रिलीज कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल लोकल लेवल पे फार्मर्स को पता चल सके कि कब रेन आ सकती है, कब नहीं आ सकती है। और इस प्रकार की एक्टिविटी अगर आप देखो तो केरला के अंदर 250 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है थ्रू अ प्रोग्राम नेम एज समग्र शिक्षा केरला अंडर द जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसमें कोलैबोरेशन हो रहा है किसके साथ, क्यूटैट के साथ, एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च, ये मदद कर रहे हैं समग्र शिक्षा केरला के अंदर। जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहां पे इन्वॉल्व है। 250 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ओवरऑल एडवांस रडार के डाटा को पढ़ के क्रॉप वेदर डाटा को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाएगी, कौन से समय पे कितनी बारिश आएगी, एरिया स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस यहां पे किए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रेडिक्शन से होगा ये कि लोकल लेवल पे फार्मर्स वगैरह जो खेती करते हैं उनको पहले पता चल जाएगा कि कब बारिश आने वाली है, तो उस हिसाब से वो अपने एग्रीएज कर सकते हैं, ओवरऑल अपने सीड्स को प्लांट कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग को प्लान कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। प्रोग्रेसिव स्टेप दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ये इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है। यहाँ पे लोकल लेवल पे स्कूल के बच्चे एक तो प्रैक्टिकल करके खुद चीज़ों को सीख रहे हैं, तो कल की डेट में ये इन्वायरमेंटल फील्ड में बड़े साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस बन सकते हैं। उसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, स्किल्स भी इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी स्किल्स के माध्यम से रियल टाइम में फार्मर्स की बहुत मदद भी कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, चाहे स्किल ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ना आपका समग्र शिक्षा केरला, ये अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है। इसको तो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलने चाहिए, इसका इतना पोटेंशियल है। ठीक है भाई, तो हमने एक ये पर्टिकुलर न्यूज़ देखी। इसके आगे भाई कौन कौन सी हम लोग न्यूज़ देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूज़ यहाँ पे है कि चाइना विल वांट टू मेक इंडिया यूएस टाइज कॉस्टली। ये तो बहुत ऑब्वियस ही है, इंडिया यूएस टाइज लॉन्ग टर्म में चाइना को नर्वस कर सकती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो चाहेंगे कि चाइना यूएस टाइज कॉस्टली हो, मतलब किसी भी तरीके से चाइना और इंडिया, सॉरी यूएस और इंडिया को एक दूसरे से दूर किया जा सके। तो इंडिया यूएस को दूर करने के लिए चाइना अपनी पूरी दम यहाँ पे लगा देगा। तो यही सब बताई गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। रीसेंट रेन लाइकली टू एक्सपेंड कॉटन फार्मिंग इन द नॉर्थ। तो भैया गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस गर्मियों में हरियाणा में 7 लाख हेक्टेयर्स में लगाया जाए कॉटन की खेती और पंजाब में 3 लाख हेक्टेयर्स में लगाया जाए कॉटन की खेती। ओके, और राजस्थान में भी बीन और पल्सेस कल्टीवेशन से कॉटन की खेती की तरफ थोड़ा बहुत मूव किया जा सकता है। ऐसी कुछ न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया है कि कॉटन प्लांटेशन की जो एक्रिएज है, जो पौधा लगाना है कॉटन का, ये बढ़ेगा नॉर्दर्न स्टेट्स में। चूंकि अनटाइमली रेन आ रही है, तो अनटाइमली रेन आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे वेदर प्रेडिक्शन नेटवर्क्स हैं वो इस समय पे एक्टिवेटेड हैं। तो जैसे जैसे पता चल जाएगा कि जो वेदर इवेंट्स है, जो पानी बरसने का अगर हल्का फुल्का आइडिया और एस्टिमेशन भी हमारे फार्मर्स को पहुंचेगा, तो वो ओवरऑल यहाँ पे कॉटन की खेती कर सकते हैं। देखिए हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर सरकार राइस की खेती को डिस्करेज कर रही है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों वाटर डेफिशिएंट स्टेट्स हैं और राइस पानी बहुत खाता है। तो राइस की बजाय अगर यहाँ पे कॉटन की खेती की जाए तो उस कॉटन से भी बेच के ओवरऑल फार्मर्स ठीक ठाक अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं और ओवरऑल जमीन को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा,
जमीन को तो खैर नुकसान पहुंचाना एक अलग चीज है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो कॉटन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बीटी कॉटन में, और राइस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट पानी तो बचेगा। हरियाणा में कॉटन, जो कि 21 समर खरीफ क्रॉप है, अभी तक 3.5 लाख हेक्टेयर्स में लगाया गया। सरकार का टारगेट है इसको 7 लाख हेक्टेयर्स में इस साल समर में लगाएंगे। अगर पिछले साल का डाटा अगर आप उठा के देखोगे तो पिछले साल आप देखोगे कि हरियाणा में पिछले समर में टोटल 5.74 लाख हेक्टेयर्स में कॉटन लगाया गया था। पंजाब की अगर आप बात करो तो पंजाब में इस साल 30,000 हेक्टेयर्स में कॉटन लगाया गया। सरकार का टारगेट है 3 लाख हेक्टेयर्स में कॉटन लगाएंगे। पिछले साल 2.48 लाख हेक्टेयर्स में कॉटन लगा था पंजाब के अंदर। तो एक यहां पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेंड ये है कि शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स के साथ ओवरऑल फार्मर्स का टारगेट ये है कि साउथ इंडिया से थोड़ा नॉर्थ में भी कॉटन के एक्रिएज को बढ़ाया जाए। खासकर हरियाणा पंजाब में ज्यादा बढ़ाने जाने की बात की जा रही है, क्योंकि राइस के ऊपर जो फार्मर्स की डिपेंडेंस है, सरकार उसको कम करना चाहती है। रीजन भी राइस की खेती बहुत ज्यादा पानी खींचती है, और पंजाब और हरियाणा ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंट स्टेट हैं। ये अपने ग्राउंड वाटर से एग्रीकल्चर करते हैं, और एक लिमिट से ज्यादा अगर आप ग्राउंड वाटर खींचोगे तो कभी ना कभी देखो वो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है भाई। फिर अगर पंजाब हरियाणा की बात करो तो कुछ और फैक्टर्स हैं यहाँ पे। बीटी कॉटन पंजाब हरियाणा के 95% इलाकों में उगाया जाता है, और बाकी 5% में उगाई जाती हैं इंडिजीनियस कॉटन वेराइटीज। कॉटन वेराइटीज कब प्लांट की जाती है? मिड अप्रैल से लेट मई में, ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के पार्ट्स में। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। हरियाणा राजस्थान में एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो लोग गुवार, क्लस्टर बीन या मूंग, ग्रीन ग्राम उगाते थे, वो भी यहां पे अपनी खेती में शिफ्ट कर सकते हैं कॉटन क्रॉप्स की तरफ। फिर भाई अगली न्यूज है, 10 भारतीय भाषाओं को टेक्निकल टर्म्स की डिक्शनरी मिल रही है। देखिए यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTT करके, जिसका नाम है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये पर्टिकुलर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। ये वर्क कर रहा है टेक्निकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर 10 भारतीय भाषाओं पर। और ओवरऑल CSTT का टारगेट है कि ओवरऑल प्रति भाषा 5000 वर्ड्स की डिक्शनरी यहां पे तय की जाएगी, और ये ज्यादातर जो वर्ड्स है ना वो टेक्निकल वोकैबुलरी को क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं आपसे, हमारे 8वें शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कौन सी 10 लैंग्वेजेस की यहां पे बात हो रही? तो बोडो, संथली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली, संस्कृत। तो इन 10 भाषाओं की यहां पे बात हो रही है, और इन्हीं 10 भाषाओं की टेक्निकल और साइंटिफिक शब्दावली को यहां पे स्टैंडर्डाइज करने की बात की जा रही है। तो क्या होता है कि जब इन भाषाओं से रिलेटेड कोई टेक्स्ट छापा जाता है ना, तो उस टेक्स्ट में जिस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्लियर है उसको तो लिख दिया जाता है, जिसका नहीं क्लियर उसको अंग्रेजी में लिख दिया जाता है। तो वो यहां पे ठीक नहीं है। पॉसिटी ऑफ वर्ड किसी भी भाषा के अंदर नहीं होनी चाहिए। हर साइंटिफिक फिनोमिना और टेक्निकल टर्म का एक पर्टिकुलर शब्द होना चाहिए उस पर्टिकुलर भाषा में। इसी को यहां पे इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल टर्म डिक्शनरी इन 10 भाषाओं में बनाई जा रही है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। और ये जो टेक्निकल शब्दावली होगी ना, ये बेसिकली 15 डिसिप्लिन से रिलेटेड होगी, जिसमें जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो डिक्शनरीज हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स को, यूनिवर्सिटीज को, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज ऑब्वियसली बात है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस वगैरह डिवाइस किए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उन क्वेश्चंस में कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूजेज हो सकता है। क्योंकि देखिए अंग्रेजी और हिंदी में जो शब्दावली है वो ठीक ठाक इवॉल्व हो चुकी है, तो इन भाषाओं में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उसमें अगर कोई टेक्निकल शब्द आ जाता है तो उस टेक्निकल शब्द का एक प्रॉपर अनुवाद इन पर्टिकुलर भाषाओं में भी होना चाहिए। तो फिर चाहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जेईई का, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट सबमिशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, इस हर प्रकार के टेस्ट में जो भी सवाल आते हैं और अगर ये टेस्ट इन भाषाओं में कंडक्ट किए जाते हैं तो लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इवॉल्व होनी चाहिए। ओवरऑल टिकी शब्दों का भी यहाँ पे ओवरऑल एक डाटाबेस होना चाहिए, टेक्निकल शब्दों का भी, साइंटिफिक शब्दों का भी यहाँ पे डाटाबेस होना चाहिए। लैंग्वेज लिस्ट हमारी 8वें शेड्यूल की 1950 में बनाई गई थी, 14 भाषाएं थी। फिर सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को जोड़ा गया 2004 में। अगर आप CSTT की बात करो, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की, तो इसको 1961 में सेटअप किया था। इसका मैंडेट क्या है? इवॉल्विंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। और ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज करता है सेवरल MOUs को प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे IIT बॉम्बे के साथ, क्विक
ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में भी जो पूरा का पूरा स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये साफ साफ बोलती है कि आप एजुकेशन को रीजनल भाषाओं में प्रमोट करो। मीडियम ऑफ एजुकेशन रीजनल भाषाओं में प्रमोट होना चाहिए, चाहे फिर वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। तो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रीजनल भाषाओं में एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो रीजनल भाषाओं में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स की शब्दावली, ओवरऑल डिक्शनरी पूरी की पूरी इवॉल्व होनी चाहिए, और वही यहां पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे चलते हैं, कर्नाटका पोल्स पे आ जाते हैं। अभी पोल्स पे हम क्या ही डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने को, फिर स्पोर्ट्स सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। आगे चलते हैं भैया, पाकिस्तान एंड चाइना वाउ टू प्रेस अहेड विद सीपीसी। अभी आपको देखिए गोवा में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, वहां पे हमारे जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि हम 2 बार बोल चुके हैं कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट ओवरऑल किसी देश की सोवरेनिटी को आप वायलेट करते हुए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलत है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद में मिले और वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम तो अपना एग्जीक्यूट करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसने बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि देखिए असलियत यह है कि चाइना काफी परेशान है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पैसा लगा के, रीजन बीइंग कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पर्टिकुलर इलाकों में है नहीं। पाकिस्तान का मार्केट इतना ज्यादा इवॉल्व है नहीं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी, ये प्रकार के ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो प्रॉब्लम्स काफी हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना इतना आसान है नहीं। बस हाँ, इंडिया को जवाब देने के लिए ये बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, हम किसी से रुकेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। फिर अगली न्यूज, एज ड्रोन हिट पिक्स अप इनसाइड रशिया द वॉर इज कमिंग होम फॉर पुतिन। भाई देखिए क्या है, रशिया के अंदर जो रहने वाले लोग थे, नॉर्मल का जब शुरू में रशिया यूक्रेन वॉर चला 7-8 महीने, तो उसमें हुआ ये कि रशिया के अंदर रहने वाले लोग हो सकता है वॉर की फेवर में, हो सकता है वॉर के अगेंस्ट में हो, लेकिन वो वॉर से बहुत अफेक्टेड नहीं थे। यूक्रेन के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी थी, उनके घर के बगलों में बम गिर रहे थे, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशानियों में, टेंशन में लगातार जी रहे थे। लेकिन ये टेंशन रशियंस को नहीं थी, क्योंकि रशियंस को लगता था कि यार जंग तो बहुत दूर हो रही, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई पिछले कुछ महीनों में ये देखने को मिला है कि ओवरऑल अब जो जंग है वो यूक्रेन मतलब रशिया की धरती तक भी पहुंच रही है। अगर आप देखो तो क्रेमलिन, जो कि रशिया की सीट ऑफ पावर है, वहां पे ड्रोन अटैक हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन को मारने की यहां पे साजिश थी, तो यूक्रेन वाले अपना ड्रोन लेके मॉस्को के पावर सेंटर क्रेमलिन तक में पहुंच गए हैं। और यह हुआ है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री डे के सेलिब्रेशंस होने वाले थे। तो अपने आप में मॉस्को के लिए यह बहुत ह्यूमिलिएशन की बात थी कि अटैक बिल्कुल उनके घर तक पहुंच गया। ठीक है ना, ये जो ड्रोन्स हैं, ओके, उनको शॉट डाउन कर दिया था रशियन मिलिट्री ने रात के 2:30 बजे 3 मई को, जस्ट क्रेमलिन सेनेट प्लेस के ऊपर। बट कहीं ना कहीं ये एक प्लान टेररिस्ट अटैक था, ऐसा रशिया का बोलना है। यूक्रेन ने ऑब्वियस सी बात है इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से मना कर दिया, क्योंकि भले ही यूक्रेन रशिया के साथ लड़ रहा है, लेकिन इस प्रकार के अटैक को क्लेम करेगा अगर यूक्रेन, तो यूक्रेन भी एक रोग स्टेट, एक टेररिस्ट स्टेट माना जाएगा दुनिया के सामने। इसलिए यूक्रेन इस प्रकार के अटैक्स को रिजेक्ट कर देता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। पर देखिए, आपको मेरे को सबको पता है कि इस प्रकार के अटैक इस समय पे यूक्रेन ही कर रहा है और कोई नहीं कर सकता, और किसी का रशिया से इतना पंगा नहीं है। ठीक है, तो अब इससे एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि जो जंग है ना, वो जंग रशिया की धरती पर पहुंच रही है, और ये एक टेंशन वाली बात है रशिया के लिए भी और रशिया के लोगों के लिए भी। जो यूक्रेन की अब स्ट्राइक्स हो रही है ना, दे आर हैपनिंग डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी। ओके, अगर आप देखो तो 29 अप्रैल को सेवास्तोपोल नाम का शहर है क्रीमिया में, वहां पे पोर्ट सिटी के ऊपर बम अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक में फायर लग गई। फिर 1 मई को गाटचीना जो रीजन है रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग के बाद, वहां पे पावर लाइन को उड़ा दिया गया। ब्रयांस्क रीजन में रेलवे ट्रैक्स को उड़ा दिया गया एक एक्सप्लोजिव डिवाइस को डेटोनेट करके, वहां पे कुछ फ्रेट ट्रेन्स डिले हो गई। तो आप देखो तो लगातार ओवरऑल रशिया की धरती के अंदर भी यूक्रेन अटैक कर रहा है। सारातोव नाम के शहर के बाद, जो कि मॉस्को से 730 किलोमीटर ईस्ट में, वहां पे एंजल्स मिलिट्री एयरबेस के ऊपर यूक्रेन का एक अटैक हुआ। तो ऐसे बहुत से अटैक्स नजर आ रहे हैं जहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे यूक्रेन रशिया की टेरिटरी के अंदर अटैक कर रहा है। अच्छी बात यहां पे ये है कि ये जो अटैक है ना, वो रशिया के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हो रहे हैं, ना कि उनके लोगों के ऊपर।
क्योंकि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर यूक्रेन रशिया के लोगों को मारने लग गया तो रशिया के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत लोग व्लादिमीर पुतिन को अपोज कर रहे हैं वो भी उसके फेवर में चले जाएंगे। इसलिए यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे एसेट्स को टारगेट किया जाए रशिया के अंदर जो ओवरऑल मिलिट्री एसेट्स हैं, जहां पे रशिया के पॉलिटिशियंस रहते हैं, आम लोगों को वो टारगेट करना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। बट देखिए, जब भी कहीं पे बम फटता है आसपास आम लोगों की भी जान जाती है। पूरी तरीके से आम लोगों को आप इस प्रकार के अटैक से सेफगार्ड कर दो, आइसोलेट कर दो, वो देखिए पूरी तरीके से पॉसिबल है नहीं। लेकिन टैक्टिक्स क्लियर है यहां पे यूक्रेन की। यूक्रेन रशिया की धरती में घुस के अटैक कर रहा है और उनके आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, पुलिस और उनकी सरकार के लोगों के अगेंस्ट अटैक कर रहा है। लोगों पे अटैक यूक्रेन अवॉइड कर रहा है। ये देखिए एक अच्छी बात है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर लोग बड़े तादाद में मरने लगे यूक्रेन के अटैक के चलते तो व्लादिमीर पुतिन के पीछे खड़े हो जाएंगे रशिया के लोग और फिर रशिया में व्लादिमीर पुतिन की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। यहां पे एक और इवेंट निकल के आया, किंजल टाइप बैलिस्टिक मिसाइल। ये रशिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रशियन वेपन सिस्टम है। इन किंजल टाइप बैलिस्टिक मिसाइल से रिसेंटली रशिया ने ऑनस्लॉट किया है यूक्रेन के अगेंस्ट और इसी पर्टिकुलर किंजल टाइप बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया यूक्रेन ने बाय यूजिंग अमेरिकन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिकन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूएस ने दिए हैं यूक्रेन को और इन डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके ओवरऑल रशिया की किंजल मिसाइल्स को नीचे की तरफ गिरा रहा है कौन? यूक्रेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो किंजल मिसाइल सिस्टम याद रखिएगा, ये रशिया की मिसाइल्स हैं। ये किसी वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर भाई साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक की, वैसे तो दो डिस्कस करूंगा बट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये एफडीआई अप्रूव्स फर्स्ट वैक्सीन ऑफ सिंक्रेटिक सिनेक्टिल वायरस। भाई ये न्यूज़ क्या बोलती है? देखिए 3 मई को यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसने एक वैक्सीन को अप्रूवल दिया। वैक्सीन का नाम है एरेक्सवी। ये रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस की मशीन है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं 60 साल से बूढ़े लोगों के अंदर, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए इस एरेक्सवी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पहली आरएसवी वैक्सीन है, रेस्पिरेटरी सिनेक्टियल वायरस वैक्सीन है, जो कि दुनिया में कहीं पे भी अप्रूव की गई है। इस पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाया गया जीएसके के द्वारा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का इसको अप्रूवल मिल चुका है। इसके ट्रायल्स बहुत लंबे समय से हो रहे थे। लगभग 25,000 पार्टिसिपेंट्स ने इसके ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। लगभग 12,500 पार्टिसिपेंट्स को एक डोज दिया गया वैक्सीन का और बाकियों को यहाँ पे प्लेसेबो दिया गया। और रिजल्ट कुछ ऐसे निकल के आए कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज होने के चांसेस 82.6% कम हो गए और सीवियर डिजीज होने के चांसेस 94.1% कम हो गए। ये रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। अगर आप देखो तो इस आरएसवी डिजीज के चलते यूएस में काफी लोगों की जान जाती है। हर साल अगर आप देखो तो 60,000 से 1,20,000 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं यूएस में इस आरएसवी डिजीज की वजह से और 6,000 से 10,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें ज्यादातर लोग 65 साल से ज्यादा के हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये आरएसवी वायरस केवल ओल्डर एडल्ट्स को ही अफेक्ट करता है, ये यंग पीपल को भी अफेक्ट कर सकता है। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कुछ और बीमारियां हैं और उनको आरएसवी वायरस हो गया तो उनके मोर्टेलिटी के चांस और बढ़ जाते हैं। एटलांटा बेस सीडीसी ऑर्गेनाइजेशन का यह बोलना है कि हर साल 58,000 से 80,000 जो बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम के हैं वो भी हॉस्पिटलाइज होते हैं ड्यू टू आरएसवी और उनमें मोर्टेलिटी है 100 से 200। इसलिए यहां पे आरएसवी की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे मैं बता दूं, आरएसवी का सीजन 2023-24 के आने से पहले जो पर्टिकुलर वैक्सीन को अप्रूवल मिला है ये मार्केट में आ जाएगी। इस पर्टिकुलर वैक्सीन के साथ कुछ और वैक्सीन बन रही हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो फाइजर भी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बना रहा है आरएसवी की, मॉडर्ना एक mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रहा है आरएसवी की, तो और भी वैक्सीन यहां पे आरएसवी नाम की इस डिजीज की बन रही हैं। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और साइंटिस्ट हेल्प फाइंड न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर। ये कौन से मॉलिक्यूलर मोटर की बात हो रही है? देखिए क्या है कि हमारे मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर सेल्स काम करते हैं दोस्तों, और इन सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी किसी मॉलिक्यूलर मोटर से मिल रही है, ऐसा कुछ यहां पे बताया जा रहा है। एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार का मॉलिक्यूलर मोटर काम करता है। ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूलर मोटर को समझना बहुत जरूरी है बायोलॉजी और मेडिसिन की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। हमारी बॉडी की हर सेल में कॉम्प्लेक्स सूप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो दो ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से अलग खींचती हैं, कार्गो को सेल की न्यूक्लियस की तरफ लेके जाया जाता है, उनको दूर किया जाता है। तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम की एनर्जी कहां से आ रही है? जैसे मोटर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करके काम को आगे बढ़ाया जाता है ना, हमारे सेल के अंदर भी इस प्रकार का एक मोटर लगा हुआ है। 2016 में एक स्टडी कंडक्ट की थी जहां पे एक प्रोटीन EA1 की बात हो रही थी। EA1 में ये जो प्रोटीन है कभी कभी टॉट हो जाता है, कभी कभी रिजिड हो जाता है, और इसका टॉट और रिजिड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब ये फ्लॉपी होगा ये दो मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल को एक दूसरे के क्लोज खींचेगा, ठीक है, और जब ये रिजिड होगा तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा। और ये क्लोज आना दूर होना ये हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लोज आना और दूर आना हो कैसे रहा है? ये एक मॉलिक्यूलर मोटर की वजह से हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर आप कह लो इस पर्टिकुलर रिसर्च का थीसिस है कि हाँ भाई हमारे सेल्स के अंदर एक प्रकार की इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोटर एक्टिव है जो इस प्रकार की फ्लॉपीनेस, रिजिडनेस, EEA प्रोटीन को काम करने में एक पुश दे रही है। तो ये बायोकेमिकल एनर्जी हमारे मॉलिक्यूलर मोटर से आ रही है जो कि हमारे सेल को पावर कर रही है आगे काम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आज का एनालिसिस खत्म करता हूँ, ठीक है ना। ठीक ठाक अमाउंट में इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आया। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर आप एक काम करिए सर, पुराने मोड में चले जाइए, इससे हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देखिए हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जो स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड है ना करंट अफेयर से, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे छूटेंगे नहीं। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं आती हैं, वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये आज मैंने बताया ना, इसको मैं और रिवॉल्व करूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि करंट अफेयर्स में ओवरऑल डिटेल पीपीटी नहीं आ रही है तो उसमें फिर करंट, क्योंकि डिटेल पीपीटी में कुछ बहुत खास एक्स्ट्रा होता नहीं था। तो यहां पे ओवरऑल एसोसिएटेड स्टैटिक भी मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको मजा आया दोस्तों, लेक्चर में कुछ ना कुछ यूजफुल मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ दोस्तों इस लेक्चर को शेयर करें। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ओवरऑल आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत ही मेहनत से बना रखे हैं कोर्सेज। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।